नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस बात का अंदेशा था वही बात अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ चुकी है, यानी पाकिस्तान पर एक्शन होने जा रहा है। ये एक्शन बहुत बड़ा होगा या एक्शन बालाकोट का होगा, ये तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान के फौज के, हिंदुस्तान की सेना के तीनों चीफ पूरी तरह से रेडी हैं और उन्होंने ये बात सरकार को कम्युनिकेट कर दी है। इसमें सबसे टॉप पर आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, उसके बाद एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह हैं, जिनके अंडर में, जिनके बेल्ट के नीचे आप कह सकते हैं देश के सारे फाइटर प्लेन हैं। फाइटर प्लेन इन्हीं के अंडर में हैं और अगर कोई एयर स्ट्राइक होती तो यही सुपरवाइज करेंगे। और इसी के साथ साथ भारत की जो जल सेना है, नेवी है, उसके एडमिरल त्रिपाठी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बातचीत उनकी सरकार से हो चुकी है और इनके अंडर में हिंदुस्तान के समंदर की सारी ताकत है। क्या ये कराची हार्बर को पूरी तरह से जाम कर देंगे? क्या होगा ये आगे बताऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि प्लान पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। क्लियरेंस का इंतज़ार है, क्लियरेंस का इंतज़ार है सरकार की तरफ से। सरकार की क्लियरेंस होते ही कार्रवाई होगी। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे और आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि क्या भारत इस बार जो हमला करने जा रहा है, बड़ा हमला करने जा रहा है। 2016 में जो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक भारत की फ़ौज ने की थी, उससे बड़ा हमला होगा, या फिर 2019 में पुलवामा के जवाब में जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर जो एयर स्ट्राइक होगी, उससे बड़ी ये स्ट्राइक होगी। ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो स्ट्राइक होने जा रही है, जिसके सारे संकेत मिल रहे हैं, मैं आपके आगे बताऊंगा। क्या पाक अधिकृत कश्मीर POK में घुसकर इस बार स्ट्राइक होगी, टेरर कैंप्स ख़त्म किए जाएंगे, पाकिस्तान के एसेट्स जो है उनको कहीं ना कहीं डैमेज किया जाएगा, या जो स्ट्राइक है सीधे सीधे पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर होगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का वो सैनिक मुख्यालय भी हो सकता है, उनका कोर हेडक्वार्टर हो सकता है, उनके जहाँ वायुसेना के बेस हैं लाहौर के पास, वो भी हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई हो सकती है, सैनिक ठिकानों पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके जवाब में, भारत के बड़े हमले के जवाब में, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा? और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा एक्शन होगा, या पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा, कुछ नहीं करेगा, या फिर इस तरह की कार्रवाई करेगा कि पूरा का पूरा जो मामला है वो जंग की तरफ बढ़ सकता है, जंग की नौबत आ सकती। तो बहुत हद तक भारत किस लेवल पर कार्रवाई करता है, किस स्केल की कार्रवाई करता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान किस स्केल, किस लेवल पे जवाब देता है, ये बहुत कुछ तय करेगा कि आगे होने क्या वाला है। और एक चीज़ मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि हमेशा ये हमें याद रखना चाहिए कि जंग सेना नहीं लड़ती, वायु सेना नहीं लड़ती, जंग पूरा देश लड़ता है। इसलिए ये सवाल, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इस तरह की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक्शन की नौबत आने जा रही है और एक्शन के बाद कुछ भी हो सकता है, जंग भी हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 4 दिनों में जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले आर्मी के चीफ मिलते हैं प्रधानमंत्री से, उसके बाद नेवी के चीफ मिलते हैं, उसके बाद एयरफोर्स के चीफ मिलते हैं, सारे प्रेजेंटेशंस देते हैं, ऑप्शंस देते हैं सरकार को। और मैं आगे बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा मिलिट्री एक्सपर्ट के ज़रिए कि क्या किस तरह की बातचीत हो रही है सरकार और सेना के, तीनों सेना के चीफ्स में, और उस पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो बातचीत हो रही है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल इन तीनों सेना के प्रमुख से बात करने के बाद आज फाइनल मीटिंग उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से की। उसके अलावा रक्षा मंत्री और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, वो भी उनके संपर्क में। तो एक डिसीजन होगा और वो डिसीजन जाहिर तौर पर राहुल गांधी को भी बताया जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। और इससे भी बड़े 2 संकेत हैं कि आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को खुला समर्थन दिया कि हम पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको जो एक्शन लेना है पाकिस्तान पर आप ले सकते हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि पुतिन कहीं ना कहीं
चाइना को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के जो राष्ट्रपति हैं, कि चीन तटस्थ रहे। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक और जो मैं कारण आपको बता रहा था वो ये था कि गृह मंत्रालय ने, देश के गृह मंत्रालय ने, अमित शाह का जो मंत्रालय है, उसने भी तैयारी शुरू कर दी है। 7 मई को, आने वाली 7 मई को पाकिस्तान सीमा से जुड़े जितने भी राज्य हैं, पंजाब है, उसके अलावा गुजरात है, राजस्थान है, ऊपर जम्मू और कश्मीर है, और भी कुछ राज्य हैं, स्ट्रैटेजिक राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि जनता और सिविल डिफेंस के बीच युद्ध का अभ्यास होगा, और इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे ब्लैकआउट कैसे किया जाएगा, किस तरह से सायरन बजेगा, और सायरन बजने के बाद, यानी जिस वक्त अगर दुश्मन का विमान हमला करता है कहीं भी घुसकर हमारी सीमा में, एयर स्पेस में, तो एक सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद जनता को क्या करना है, नागरिकों को क्या करना है, ये बहुत सी इस तरह की एक्सरसाइजेस होंगी। आगे मैं वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। कुल मिलाकर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हर तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं सरकार से, उससे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर हमला होने की कार्रवाई होने जा रही है। और फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भारत के एक्शन, संभावित एक्शन पर पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, किस स्केल पर वो रिस्पांस देगा। क्या जनरल आसिम मुनीर, जिनके हाथ में इस वक्त पाकिस्तान की ना सिर्फ सेना है बल्कि आप कह सकते हैं सारा सिस्टम उनके हाथ में, और जो सरकार है शहबाज शरीफ की, वो एक तरह की पपेट गवर्नमेंट है, कठपुतली सरकार है, जिसकी सारी डोर जनरल आसिम मुनीर के साथ में। तो एक तरफ भारत का सारा सिस्टम है, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर है। तो जनरल आसिम मुनीर क्या करेंगे? क्या वो लड़ाई लड़ने के मूड में हैं? क्या वो पूरी तरह से तैयार हैं? और या फिर वो इस जंग को टालना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि किसी तरह से एक डिप्लोमेटिक प्रेशर हिंदुस्तान पर क्रिएट किया जाए, भले ही वो यूरोप और चीन का प्रेशर हो। तो क्या वो युद्ध की तरफ बढ़ेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, या फिर वो युद्ध टालना चाहेंगे? तो बहुत हद तक जनरल आसिम मुनीर को वो डिसाइड करना है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अहम भूमिका होने जा रही है वो चाइना की होने जा रही है, कि चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर पे क्या कोई हरकत करता है, प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देता है या पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद करता है, क्योंकि 60% हथियार, गोला बारूद, विमान, गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, इसकी जो सप्लाई है पाकिस्तान सेना को चीन के ज़रिए। तो क्या चाइना इसमें पाकिस्तान के साथ खुलकर आता है, या फिर पर्दे के पीछे से मदद करता है, या फिर प्यूटन या यूरोप के कुछ देशों का प्रेशर, जिसमें फ्रांस प्रमुख है, अगर चाइना पे पड़ता है तो चाइना तटस्थ भी रह सकता है? ये एक बड़े सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम को जब हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं। अब दोस्तों, ये बात सही है कि आने वाला जो समय है वो सबके लिए चैलेंजिंग होने जा रहा है, वो चाहे सेना के अफसर हों या सेना के जवान हों या फिर हमारे नेवी के या एयरफोर्स के जवान हों, सबके लिए एक संकट का समय है। और इस संकट जो है, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगा है, या पंजाब के जो गांव और शहर लगे हुए हैं, या जम्मू कश्मीर है LOC के इस पार, या फिर गुजरात है, या बाकी स्टेट्स हैं, सबके लिए रिस्क उतना ही है। और आज की जो लड़ाई है, अगर ये जंग की नौबत आती है तो लड़ाई, जैसे जो कन्वेंशनल वॉर है, वो आज की कन्वेंशनल वॉर थल सेना से कहीं ज़्यादा वायुसेना, फाइटर प्लेन से लड़ी जाती है। तो रिस्क सबका है, और ये कोई मुकाबला खेल के मैदान का नहीं, मैदान जंग का है। चैलेंजिंग टाइम से सबके लिए, और इसलिए सिचुएशन को गहराई से समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। और सिचुएशन मैं अकेले नहीं समझा सकता, मैं एक सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, आपको मैं अपडेट कर सकता हूँ। इसलिए आज मैंने हिंदुस्तान के जाने माने मिलिट्री एक्सपर्ट, नेवी के, वायुसेना के रियर एडमिरल, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफिसर्स आप कह सकते हैं आर्मी, हमारी डिफेंस से, सुरेश ग्रेवाल साहब को मैंने आज बुलाया है, और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने खुलकर बात की। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हिंदुस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह की बातचीत सरकार और आर्मी चीफ या नेवी चीफ के बीच में होती है, किस तरह की प्लानिंग होती है। यानी कि एग्जैक्ट प्लानिंग तो कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन एक बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि होने क्या जा रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको बहुत ही इत्मीनान के साथ, गौर से एडमिरल साहब की बात सुनिए, क्योंकि जो वो बता रहे हैं
मुझे ऐसा लगता है सरकार और सेना के बीच में जो बातचीत हो रही है, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ तो होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो एडमिरल सुरेश ग्रेवाल साहब को सुनिए और साथ में उमाकांत लखेड़ा जो डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और विदेश मंत्रालय भी देखते हैं, गृह मंत्रालय भी देखते हैं, सरकार को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, उनको भी सुनिए क्योंकि चीन की भूमिका क्या होगी, रूस का ये आज की जो बातचीत है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर ये जंग होती है तो इसका स्केल क्या होगा, किस लेवल पे लड़ी जाएगी। गौर से सुनिए इन दोनों एक्सपर्ट्स को, पिक्चर वाकई क्लियर होगी और पिक्चर क्लियर होनी भी चाहिए। मेरा जो सवाल है एडमिरल ग्रेवाल साहब कि भारत ने तैयारी तो कर ली है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, भारत अगर जवाबी कार्रवाई बड़ी करता है, यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ी हम स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान को डैमेज होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में फिर हम पर जो है हमला कर सकता है? और फिर अगर हमला करता है और अगर कुछ डैमेज होता है तो भारत युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? ये थोड़ा-सा मुझे आसान भाषा में अगर आप समझा सकते हैं तो हमारे दोस्तों को देखिए चीज़ें और क्लियर हो राजनीति जाएंगी। हाँ, दो देशों के बीच में जब ऐसा प्रतिशोध या ऐसे कोई आप जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं, उसके आगे के 4 कदम कम से कम आपको सोचना पड़ता है कि हमने ये किया, उसकी तरफ से क्या होगा, उसका हम क्या जवाब देंगे, उसकी तरफ से उसका क्या जवाब आ सकता है। और हम हर स्टेज पर इसको एस्केलेटरी लैडर बोलते हैं। इस एस्केलेटरी लैडर में हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से हथियार या कौन सी किस फौज का कितना हिस्सा या सारी फौज यूज करें। एकदम सारी फौज यूज करना आप एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, वो शायद नहीं होगा शुरू में, लेकिन हम उसके लिए तैयारी जरूर करते हैं, क्योंकि एक बार ऐसे एक्शन शुरू होने के बाद आपके पास समय नहीं होता है, इसलिए आपकी तैयारी जरूरी होती है। और तैयारी सिर्फ मैन पावर, ऑपरेशनल रेडीनेस और लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स का मतलब वेपन लॉजिस्टिक्स ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास इतना गोला बारूद और तेल होना चाहिए कि आप इस लड़ाई को कंटिन्यू खींच सकते हैं। और इसके फॉल बैक आपके ऊपर क्या फॉल आउट होगा, आपकी इकोनॉमी पर आपको क्या इकोनॉमिक स्टेप्स लेनी पड़ेंगे, आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। आपकी ये सारी सोच, ये जो डिस्कशन चल रही है आजकल, ये उसके बारे में चल रही है कि अगर ऐसा हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार एक्शन शुरू हो जाता है और रिएक्शन होता रहता है, उसके बाद इतना समय हो सकता है आपको नहीं मिले सोचने के। जी, मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि थोड़ा-सा जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब युद्ध होता है, जब जंग होती है, तो जंग सेना नहीं लड़ती, ग्रेवाल साहब नहीं लड़ते। जंग हम सब लड़ते हैं, पूरा राष्ट्र लड़ता है, पूरा राष्ट्र उसमें शरीक होता है, इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ग्रेवाल साहब ले रहे हैं कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के सेना के मुख्यालय पे हमला कर दिया, या मान लीजिए उनके जो एयर बेस है उस पर हमला कर दिया, उनके F-16 और उनके चाइनीज़ जहाज़ बहुत से नष्ट कर दिए। क्या उसके बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है? और सपोज करिए जवाबी कार्रवाई में वो कहीं हम पर हमला कर देता है, थोड़ा नुकसान कर देता है, तब आपको लगता है कि क्या युद्ध की नौबत आ सकती है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कार्रवाई करेंगे, वो क्या जवाब देंगे, फिर हम क्या कार्रवाई करेंगे, यही आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ऐसी स्थिति होती है तो फिर युद्ध की शुरुआत हो सकती है कन्वेंशनल वार की? देखो, युद्ध तो शुरू हो जाता है जब आप किसी देश के अगेंस्ट हथियार यूज करते हो। एक तरह से छोटा युद्ध है, एक स्ट्राइक है। उसकी जवाबी कार्रवाई या आप उसकी कंटिन्यूएशन में करना चाहते हैं, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हो कि अब वो हमारे ऊपर एयर अटैक करेगा, तो हो सकता है कि आप उसके 1-1.5 घंटे बाद आप उनके एयरक्राफ्ट को ऑन ग्राउंड ओनली आप उनको न्यूट्रलाइज कर दो। गिरा दो, जरूरी नहीं ध्वस्त कर दो। वो जरूरी नहीं है कि जवाब देगा। अगर आपको लगता है कि वो ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो इस स्ट्राइक के साथ साथ आप उसको ग्राउंड पर ही न्यूट्रलाइज कर दो, उसके एयरफोर्स को, उसके मिलिट्री ठिकानों पर आप अटैक करो, उसके ऊपर आप मैरीटाइम स्ट्राइक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसका इंतजार करो। लेकिन क्या ये जो विचार आजकल चल रहे हैं, जो आपकी चर्चाएं चल रही हैं, जो मीटिंग चल रही है, जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है,
ये इन सब के ऊपर सोच रहा होगा कि क्या हमें ये 3 काम सीक्वेंस में करने चाहिए या एक साथ करने चाहिए, या हमें उनके करने से पहले कर देना चाहिए ताकि हमारा नुकसान ही नहीं हो। तो लड़ाई एक ऐसी नहीं होती है कि ये सिस्टमेटिक चलेगी। जब आपकी लड़ाई शुरू होगी, आपने स्ट्राइक ली, प्यूनिटिव स्ट्राइक, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपके ऊपर वो एयर अटैक करेगा, यहाँ से अटैक कर सकता है, आप उसका इंतजार क्यों करेंगे? आप उसको जी ग्राउंड पर ही न्यूट्रलाइज कर दीजिए। उनके जी एयरपोर्ट पर एक स्ट्राइक करिए, उनके एयर बेसिस के ऊपर, उनके जितने जी एयरक्राफ्ट हैं वहीं पर खत्म कर दीजिए, जी। क्योंकि एक उस चीज टाइम ग्रेवाल साहब, पास है। एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं उमाकांत जी के पास आऊंगा। अ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से कभी आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सरकार से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेवी के चीफ वो मिल रहे हैं। उसके बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जो एयरफोर्स के चीफ हैं, वो मिल रहे हैं। क्या ये लोग जो सेना के, हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, बिग बॉस हैं, ये सरकार को बताते हैं कि भाई ये ऑप्शन है कि हम पीओके में स्ट्राइक कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर पे स्ट्राइक कर सकते हैं, हम एलओसी के पार जाके वहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं, उनकी जो आउटपोस्ट है वो कर सकते हैं? क्या इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं और सरकार फिर तय करती है कि भाई किसमें फायदा ज्यादा है, किसमें नुकसान ज्यादा है? क्या इस तरह की अभी एक तरह का असेसमेंट चल रहा होगा? एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ समझने के लिए। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो पहली मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल के बाद, जो हुआ है, ये पहली मीटिंग से ही हर फौज अपने ऑप्शंस उनको दे दिए होंगे, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस के साथ। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग हुई थी, आपको याद होगा, सीसीएस के बाद तीनों सेना के अधिकारी चीफ थे, सेना अध्यक्ष थे तीनों, और सीडीएस थे, जिसमें एनएसए वगैरह सभी थे। उस मीटिंग में हो सकता है कि ये वेरियस ऑप्शंस डिस्कस हो गई हो। अभी जो 1-to-1 मीटिंग चल रही है, इसमें हर सर्विस रिलेटेड अगर कोई क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री जी को चाहिए या इन सर्विसेज की कोई रिक्वायरमेंट हो सकता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इनकी ऑप्शन जो आई थी उनके ऊपर हो सकता है कोई क्लैरिफिकेशन हो, अपनी डिसीजन लेने से पहले वो कंफर्म कर रहे हैं जी। कि भाई आपने ये मान बोला लीजिए है, ग्रेवाल साहब, चीजों का एक्सप्लेन कर, मान लीजिए मैं ही प्रधानमंत्री हूं और आप आर्मी के चीफ है। मान लीजिए, एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा, आप आर्मी चीफ है, मैंने आपसे कहा कि भाई आप पीओके में स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो क्या मैं ये भी पूछ सकता हूं आपसे कि इसमें हमें कितना नुकसान है, हमें कितना फायदा है, लॉस इसमें क्या हो सकता है, या पाकिस्तान कितना डैमेज कर सकता है? या जब आप पीओके में जाके स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान क्या हम पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, वो किस स्केल की होगी? ये सारी बातें क्या सरकार पूछ सकती है आपसे, अगर मान लीजिए आप आर्मी चीफ हैं और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक्चुअली अगर आप माने तो आर्मी चीफ जब बताएंगे तो आर्मी चीफ उनको ओपनली बता देंगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो दुश्मन देश ऐसा कर सकता है, इससे इतना नुकसान होगा, लेकिन मुझे यह करने के लिए हालात ऐसे चाहिए, दैट मीन्स ग्राउंड पर मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन, उनको मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, उसके लिए मुझे समय चाहिए, उसके लिए मेरे को मेरी अपनी मिलिट्री यहाँ पर मोबिलाइज करनी है, उनकी जो बाकी लॉजिस्टिक्स, गोला बारूद राशन, ये मोबिलाइज करने हैं, उसके बाद ही मैं अंदर जाना चाहूंगा। एक बड़ी बात एडमिरल ग्रेवाल साहब ने बताई, दोस्तों आपके लिए, क्योंकि समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। इनका ये कहना है कि जो आर्मी चीफ है, मान लीजिए अगर वो प्रधानमंत्री सरकार को बताते हैं कि हम पीओके में जाके स्ट्राइक करेंगे, ये स्ट्राइक का जो स्केल होगा, ये कार्रवाई इतनी बड़ी होगी, इससे पाकिस्तान को इतना डैमेज होगा, और उस डैमेज होने के बाद सरकार पूछ सकती है क्या पाकिस्तान जवाब दे सकता है, तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर आर्मी चीफ ये भी बताएंगे कि उसके लिए कितना दिन लगेगा तैयारी करने में, क्या-क्या संसाधन चाहिए, कौन-सी परिस्थितियां होनी चाहिए, कितने दिन में आर्मी मोबिलाइज करेंगे, एयरफोर्स की क्या मदद लेंगे, नेवी की क्या मदद लेंगे, किस तरह का उनको लॉजिस्टिक हेल्प चाहिए, और फिर सरकार जो है उनको क्लियरेंस देगी, तब जाके होगा। ये शायद ग्रेवाल साहब आप बताना चाह रहे थे। इज हाँ इट, यही है। मैंने सही समझाया? हाँ ठीक है, बिल्कुल जी। सिंपल भाषा में। चलिए, मैं जरा उमाकांत जी के पास आता हूँ। उमाकांत जी, भाई आप तो जी, जी। प्रधानमंत्री कार्यालय देख रहे हैं और 32-33 सालों से देख रहे हैं, आप रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, आप कारगिल वार और दुनिया भर के आप बॉर्डर पे आप तमाम तरह का जो है वो युद्ध कवर कर चुके हैं, छोटे मोटे स्ट्राइक्स कवर कर चुके हैं।
आप पनडुब्बी में भी बैठे हैं, आप जहाज में भी बैठे हैं, आप फाइटर प्लेन में भी है, आप गृह मंत्रालय में भी जाते हैं, तो एक पिक्चर तो आपको बहुत क्लियर है। मुझे तो मेरा सवाल तो बड़ा आपसे छोटा है लकेड़ा साहब। मेरा सवाल ये है कि आज अमित शाह के गृह मंत्रालय ने जो बॉर्डर स्टेट हैं कई राज्यों से कहा है कि 7 मई को सिविल डिफेंस पुलिस के साथ ड्रिल करिए कि कैसे ब्लैकआउट होगा, यानी जब लड़ाकू विमान ऊपर आ जाएं तो पूरा शहर अंधेरे में कैसे आएगा, कैसे सायरन बजेगा, सायरन बजने के बाद लोगों को क्या करना है, जो जनता प्रोग्राम देख रही है उनको क्या करना है, घर में घुसना है, बाहर बंकर में जाके बैठना है। इसी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो छात्र हैं और जो युवा हैं उनको भी हम कुछ ट्रेनिंग देंगे इमरजेंसी के लिए। तो ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं 7 मई से, इसका मतलब क्या है लखेड़ा साहब? युद्ध की पूरी पूरी शंका है, उम्मीद है, क्या है? ये क्लियर तो कर दीजिए। जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वार का जब भी कोई सामना होता है, मुझे याद है कि 62 वार में जब चीन ने हमला किया था उत्तराखंड के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश था उस समय तो, और बॉर्डर तक, नॉर्थ ईस्ट तक, तो उन बॉर्डर के जो विलेजेस थे, उन मेरे समझ से 15-20 हजार गांव, उन गांवों को एसएसबी के की ट्रेनिंग हुई थी। महिलाओं को भी हथियार चलाना, गोली कैसे चलानी है, कैसे बचाव करना है, अगर वार हो जाए तो उसमें कैसे अपने को बचाना है, दूसरों को कैसे बचाना है, तो इसके बारे में एक ड्रिल, एक सेंसिटाइज किया गया था गांवों की तरफ। ये पहली बार मेरी समझ से ये पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह से ड्रिल की जा रही है कि सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, पुलिस को इन्वॉल्व करके। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम संभावित एक मानसिक रूप से लोगों को तैयार करने के लिए कि अगर ऑल ऑफ सडन कोई अटैक हो जाए तो हमको कैसे बचाव करना है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे परिवार को बचाना है, कैसे पड़ोसी को बचाना है। ये जो सायरन बजाने की क्या बात है? सायरन का मतलब क्या कि सायरन बजेगा, हूटर बजेगा? हूटर मतलब है कि हमला होने जा रहा है, उससे पहले ऐसा कुछ अलर्ट किया जाएगा, अलर्ट करने का कि सायरन बजेगा, सायरन से आप सजग हो जाइए, आप लाइट बुझा दीजिए, आप घरों से बाहर मत निकलिए, आप बंकर में रहिए, आप पब्लिक में मत घूमिए, फिर मार्केट में मत घूमिए। उमाकांत जी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने, अमित शाह के मंत्रालय ने आज जो राज्यों से कहा है दोस्तों, वो एक तरह की रिहर्सल होगी कि युद्ध के समय आप लोगों को किस तरह से कंडक्ट करना है, कब आपको अपने घर की लाइट बुझा देनी है, कब आपको सायरन सुन के बाहर आ जाना है, ये सारी चीजें। और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि 7 मई को जब ये ड्रिल होगी, लखेड़ा साहब और तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई फाइटर प्लेन हमारी एयर स्पेस में घुसता है, रडार पे पकड़ा जाता है, तुरंत एक्शन होता है, सायरन बजता है, आपको क्या क्या करना है तब मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज एडमिरल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ब्लैकआउट जब कर देते हैं, यानी ज्यादातर अटैक तो रात में ही होता है, तो जब दुश्मन का हवाई जहाज, फाइटर प्लेन घुसता है, तो क्या सारे बॉर्डर स्टेट्स जो हैं, जहां जहां आबादी है, सब लाइट बुझाने से ऊपर कुछ नहीं दिखता है? ऐसा कुछ है? इसका मोटिव क्या है पूरा ब्लैकआउट करने का? थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकते हो। आजकल तो क्या है कि आजकल काफी टेक्नोलॉजी बदल गई है। आजकल तो आप सैटेलाइट पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन जनरली एयरक्राफ्ट में रेडार होता है और पहले विजुअल अटैक्स होते थे। जब आप ग्राउंड पर आते थे, इतनी देर फ्लाई, इस स्पीड से आप टारगेट के पास पहुंचोगे, टारगेट पर आपको ये आइडेंटिफिकेशन फीचर मिलेगा, वहां पर आपको ऐसे अटैक करना है। आजकल क्या है, आजकल रेडार है, कम्युनिकेशन है, पहले से ब्रीफिंग होती है, ग्राउंड की पूरी ब्रीफिंग। लाइट से क्या होता है कि उसको ऐसे लगता है कि ये नीचे ज्यादा आबादी नहीं है। अगर आपकी ज्यादा लाइट होगी तो लगता है एक शहर है, यहाँ पर अटैक करेंगे, कम से कम आवाम में नुकसान होगा। अगर आप लाइट्स आउट कर देंगे तो विजुअली उनको ऊपर से दिखाई नहीं देगा कि यहाँ कोई बड़ी आबादी का क्षेत्र है। जी, जनता का मतलब नुकसान ना हो, जनता का कोई जान माल का नुकसान ना हो। सिविल डिफेंस में सिर्फ बचाव के लिए नहीं होता है, सिविल डिफेंस में अगर डैमेज हो गया तो कैसे घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना है,
हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं होंगी, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, कौन आपकी एम्बुलेंस पार्टीज को असिस्ट करेगा, ये सब सारी की सारी ड्यूटीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मोहल्ले के हिसाब से बताता है, अगर आपके मोहल्ले में हुआ तो आप ये जी। करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। एडमिरल साहब, एक सवाल आपसे और पूछूंगा, क्योंकि हम लोग नेवी की बात कम करते हैं, हम थल सेना आर्मी की बात ज्यादा करते हैं, तोप गोले की हम बात करते हैं, हम एयरफोर्स की बात करते हैं, नेवी की बात हम कम करते हैं। क्या जो हिंदुस्तान की नेवी है, और आप तो नेवी के इतने उच्च अधिकारी रहे साहब, और इतने बरसों तक रहे, आप तो एक्सपर्ट हैं, क्या हमारे भारत की नेवी, हमारे जो पानी के जहाज हैं, हमारी जो पनडुब्बियां हैं, क्या हम कराची का जो पोर्ट है या पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको जाम कर सकते हैं? अगर हिंदुस्तान की नेवी चाह जाए तो अरब सागर में क्या पाकिस्तान को जो तेल सप्लाई हो रहा है युद्ध में, या उसको जो बाकी है वो इंपोर्ट्स कर रहा है, उन सबको हम रोक सकते हैं? और अगर हमें रोकना है तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थितियों में? नेवी क्या करती है? देखिए, नेवी के जो प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें सी कंट्रोल, सी डिनायल, पोर्ट्स के लिए ब्लॉकेड, इस टाइप की अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। सी कंट्रोल में क्या होता है कि आप दुश्मन को ना समुद्र की सतह से नीचे, ना समुद्र की सतह पर, ना उस एरिया में हवाई, बेसिकली वायु में, आप तीनों में मीडियम में उसको ऑपरेट करने के लिए नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि आप कंट्रोल करते हैं और आपके पास पूरी आज़ादी है कि आप खुले में ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा एरिया होता है सी कंट्रोल जिसमें आपके पास पूरी आज़ादी है, दुश्मन उसमें फटक नहीं सकता है, बोलते हैं फटक नहीं सकता है। और ये एक समय के लिए और एक एरिया में होता है। सी डिनायल में क्या होता है, आपका दिखाई देना जरूरी नहीं होता, लेकिन दुश्मन के दिमाग में एक खौफ होता है कि यहाँ पर पनडुब्बी हो सकती है, यहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो सकता है, तो वो इस एरिया में नहीं आएगा। जी ग्रेवाल साहब, जब ब्लॉकेड पर जब आते हैं, इसका मतलब आप उस बंदरगाह के अंदर बाहर जो भी एक्टिविटी होती है, आप उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे किसी बंदरगाह को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे तो आपको उसके लिए वार्निंग देनी पड़ती है, इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं। और उसके लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है। अगर आप किसी के घर के आगे जा करके बोलेंगे कि मैं यहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं होने दूंगा, तो घर के अंदर से भी आपके ऊपर अटैक होगा, क्यों? वो भी अपना डिफेंस करेगा। तो वो एरिया ऐसा होना चाहिए, या आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहां पर पहले तो आप वार्निंग दे रहे हो कि दूसरे या न्यूट्रल देश जो हैं, जो इससे तटस्थ हैं, वो इसमें नहीं आए, क्योंकि ये हॉस्टाइल एरिया है। तो आपने वार्निंग दी, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स दिए, उसके बाद आपको अपना डिफेंस करना है। और अगर आपने ब्लॉकेड डिक्लेयर किया है तो आपके पास इतनी ताकत वहां पर होनी चाहिए कि आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। ग्रेवाल साहब ने जी, हाँ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ग्रेवाल साहब, एडमिरल ग्रेवाल साहब ने कहा, जो नेवी में बरसों बरस सबसे आप कह सकते हैं बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे, कमान इनके पास रही है, कई शिप्स को कमांड कर चुके हैं। इनका ये कहना है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको समझाने के लिए, कराची का जो पोर्ट है, उनका जो बंदरगाह है, वो हमें ब्लॉक करना है। तो इनका, ग्रेवाल साहब का ये कहना है कि हमें सबसे पहले वार्निंग देनी पड़ेगी, हमको बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि हम कराची का पोर्ट ब्लॉक करने जा रहे हैं। यानी अगर कोई दुबई से जहाज आ रहा है, या सऊदी अरब का जहाज है, या अमेरिका से कोई जहाज कुछ लेकर पहुंच रहा है, तो वो हट जाए, वो वहां से हट जाए, उनको वार्न करना है। और उसके बाद हम एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां कराची से ना कोई जहाज कुछ लेके जा सकता है, ना अंदर तेल लेके आ सकता है। लेकिन एक शर्त इन्होंने रखी कि उस नेवी के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि जो उसने कहा उस पर अमल कर सके। क्या हमारी नेवी के पास इतनी ताकत है, हमारा पोटेंशियल है, कैलिबर है कि हम ब्लॉक कर सकते हैं, हाँ या ना एडमिरल साहब? हम ब्लॉकेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत पड़े तो। देखिए, आप ब्लॉकेड किस लिए करते हैं? ताकि युद्ध की सामरिक सामग्री ना आए, लड़ाई करने का सामान नहीं आए। उसमें क्या होता है? गोला बारूद, तेल, राशन, पानी। शुरू में आप करने से पहले वहां जाओगे तो उसका एयर स्पेस है, वो उसकी टेरिटोरियल वाटर्स हैं पोर्ट के अराउंड 12 मील तक। 12 मील आता है लगभग 21 किलोमीटर समुद्र के अंदर जी। 21 किलोमीटर तक उसके जो राइट्स हैं, जो टेरिटोरियल स्टेट है,
इज सेम एज लैंड, दैट मीन्स Okay. हर कानून उसका लागू होता मतलब आप कह रहे हैं कराची एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर दूर हमारा जहाजी बेड़ा खड़ा हो सकता है? है। नहीं, आप लड़ाई में तो आप उसके घर में जा सकते हो अगर आपके पास है तो, लेकिन खतरा आपको भी है। लेकिन लड़ाई से पहले 21 किलोमीटर के अंदर उसका टेरिटोरियल वाटर्स है, उसमें जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मेरा सवाल लखेड़ा साहब ये है कि पुतिन की जो रूस के राष्ट्रपति हैं, आज मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत हुई है और वो हमारे देश आ भी रहे हैं। क्या पुतिन पर भारत अगर दबाव डालता है या पुतिन से भारत रिक्वेस्ट करता है, तो क्या रूस चीन को थोड़ा सा समझा सकता है? क्या पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप तटस्थ रहें? क्या रूस हमारी ये मदद करेगा? मेरा ये सवाल है। कोई चीज पब्लिक में आती है तो उसका पहले से ही होमवर्क हो चुका होता है। अगर मिलिट्री वार कर रही है तो मिलिट्री 15-20 दिन पहले उसकी तैयारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, अपना आर्मामेंट्स का, फॉर्मेशंस का, कहां से क्या होगा, वो सारी चीजें तो मैं 100 पक्के तौर पर दावे के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी में और वारफेयर में, मैं कह सकता हूं कि ऑलरेडी ये बात पब्लिक में बाद में आई, ऑलरेडी चीन को बता दिया होगा पुतिन ने कि भैया आप तटस्थ रहिए, हम भी तटस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर आप वहां छेड़ाखानी करेंगे, आप पर्ची घुमाएंगे तो फिर यहाँ डिस्टेबलाइजेशन होगा। और आप पाकिस्तान के चक्कर में मत पड़िए, पाकिस्तान तो टेररिस्ट कंट्री है, उस पर तो भरोसा कर नहीं सकते, ना आप कर सकते ना हम कर सकते हैं। तो ये काम पहले ही हो चुका है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, बड़ी बात उमाकांत जी ने कही। विदेश नीति भी देखते हैं, इनका ये कहना है कि भाई पुतिन ऑलरेडी समझा चुके होंगे, इसीलिए आज पुतिन ने बातचीत की है और वो हिंदुस्तान भी आ रहे हैं। पुतिन इन्होंने 100% का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उमाकांत जी कह रहे हैं कि आप मान लीजिए 100%, अब इतना सीनियर आदमी 30-35 साल से जो सरकार और विदेश नीति देख रहा है, अगर वो ये कह रहा है तो भाई हम भी कन्विंस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना को तटस्थ करने की कोशिश है और हो सकता है भारत को कामयाबी मिली हो। क्या लास्ट क्वेश्चन है एडमिरल ग्रेवाल, क्या आपको लगता है कि भारत कहीं ना कहीं पुतिन के रास्ते या बाकी देशों के रास्ते शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति को कन्विंस कर रहा है कि आप न्यूट्रल रहिए, आप इसमें दखलंदाजी ना करिए? और क्या भारत को, आपको लगता है कि इस दिशा में भारत को सफलता मिल सकती है या मिल गई होगी और तभी पाकिस्तान पर अटैक होगा? चीन को पहले हम रेस्ट अश्योर कर लें। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं इसमें। एक होता है ओवर्ट, एक सीन बट नॉट डायरेक्ट सपोर्ट, एक होता है कोवर्ट, जो छिपा हुआ या नीचे नीचे पाकिस्तान की पर्दे के पीछे करेगा, पर्दे के पीछे सारी मदद करेगा, चाहे उसको कोई समझाओ, क्योंकि उसकी 60% हथियार या वेपनरी और वॉर फाइटिंग मशीनरी पाकिस्तान की आज चाइनीज बेस्ड है, तो वो चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ये रूस भी जानता है, हम भी जानते हैं। जहां तक इशू आता है कि दिखाई दे लेकिन डायरेक्ट हिस्सा नहीं बने लड़ाई का, क्या कैसे दिखाई दे? अगर चीन ने हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर, जो चीन के साथ बॉर्डर LAC पड़ता है, उसके आसपास अगर एयर या लैंड फोर्सेस मोबिलाइज करनी शुरू कर दी, या इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में उन्होंने कोई एक बेड़ा भेज दिया ताकि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, ये एक तरह से दिखाई देता है, लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं, दबाव की टैक्टिक्स होती है। ये हो सकता है कि नहीं करे, लेकिन सपोर्ट पर्दे के पीछे जरूर करेगा, क्योंकि उसके बिना तो ये बोल ही नहीं सकते। हमारा पाकिस्तान बोल नहीं सकता। तीसरी बात देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, लखेड़ा साहब, उमाकांत जी ने साफ बोला, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, डिस्कशन पहले हो जाता है। लेकिन रूस के साथ हमारे देश का जो संबंध है, इसको बोलते हैं स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इट इज बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। और अभी 70 साल हो गए, 1955 से ये ज्यादा हुआ था, पहले 6-7 साल में हमारे साथ इतना नहीं था, लेकिन दबाव जरूर था। देखिए, हमारे पास एक ऐसा वीटो पावर है कंट्री का जो हमारे देश के पास नहीं है, जो रूस का है। रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है UN सिक्योरिटी काउंसिल। ग्रेवाल साहब ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई चाइना जो है, रूस उसको समझाएगा, चाइना समझ भी जाएगा, पर्दे के सामने नहीं आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना की मजबूरी है कि पाकिस्तान को जो हथियार की सप्लाई है, गोला बारूद की सप्लाई है,
क्योंकि चाइना ही पाकिस्तान का 60% गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है, उनको हवाई जहाज दे रहा है, बंदूकें दे रहा है। इस वजह से चाइना उनको सप्लाई तो देगा, लेकिन खुद वो फ्रंट पर नहीं आएगा, और अगर वो खुद फ्रंट पर नहीं आते हैं तो भारत के लिए आप कह सकते हैं रास्ता आसान हो रहा है, जो समझाने की कोशिश उमाकांत जी ने की। एडमिरल ग्रेवाल, आपने जिस तरह से चीज़ों को समझाया, चाहे कराची के बंदरगाह को ब्लॉक करने की आपने बात की, या आपने बताया कि किस तरह से आर्मी चीफ और सरकार के बीच में बातचीत होती है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर सरकार क्लियरेंस देती है और युद्ध की तैयारी 15 दिन पहले से ही कर ली जाती है। और आपने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान, हमारी जो कार्रवाई होगी पाकिस्तान के भीतर, उसके बाद अगर पाकिस्तान सेना रिटेलिएट करती है तो युद्ध की नौबत भी आ सकती है। ये भी ग्रेवाल साहब ने कहा। ग्रेवाल साहब, आप इस शो में आए, खुलकर बातचीत हुई, आसानी से समझाया, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों को एक पिक्चर पूरी क्लियर होगी। उमाकांत जी, आपका भी शुक्रिया। 7 मई को मॉक ड्रिल होने जा रही है, यानी जनता और सिविल डिफेंस और पुलिस के बीच में किस तरह से युद्ध की तैयारी करनी, वो चीज़ शुरू हो रही है। कोशिश मैं करूंगा कि और आसान सा वीडियो उस पर भी बनाऊं। मिस्टर ग्रेवाल, एडमिरल ग्रेवाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच। उमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।